हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। मैं भी अच्छी हूँ अगर तुम में से किसी ने मुझसे पूछा है। और आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, और उन्होंने जो हमको फिलोसफीज दी थी उनके बारे में। मैंने आपको पहले की वीडियोस में महात्मा गांधी और रूसो और डुई की बारे में बता दिया है। इन चारों की थ्योरीज का हम लास्ट में इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, और वो आपको हेल्पफुल रहेगा जब आप एग्जाम में पेपर में लिख के आते हो। तो उसमें कभी कभी पूछ लिया होता है कि आपको किसकी थ्योरी ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा और क्यों करा है। तो लास्ट में जो मैंने आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताए हैं उससे आपको वो जानने में हेल्प मिलेगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर 14 चाइल्ड थे अपने माँ बाप के, ऑफ कोर्स। और वो नेचुरलिज्म को फेवर करते थे। वैसे 14 चाइल्ड वाली कोई अचीवमेंट नहीं है, बट स्टिल लिखा था तो मैंने बता दिया। और उन्होंने ही शांति निकेतन जो उनका स्कूल था उसको इस्टेब्लिश करा था। और शांति निकेतन एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन था जो वो नेचुरलिज्म को फेवर करते थे उसका, क्योंकि शांति निकेतन में जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी नेचर से रिलेटेड थी। ठीक है, ये आगे बताऊंगी कैसे थी। जो शांति निकेतन था उसको आगे जाके विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से इस्टेब्लिश कर दिया था। इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो आइडिया था ना रूसो का, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो और उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चा होता है उसको एजुकेशन देनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है। और ही वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल, और वो एक रिच कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके जो फादर थे वो लीडर थे ब्रह्म समाज के। और उनका आइडियाज पे ज़्यादा बिलीफ था मोर देन द मटेरियल। कुछ कुछ चीज़ें थी जिन पे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो काफ़ी विश्वास रखते थे, जैसे कि वो ह्यूमनिस्ट अप्रोच को फॉलो करते थे। उनके हिसाब से हर एक इंसान का इक्वल स्टेटस है एक दूसरे के साथ में। वो ब्रदरहुड को काफ़ी फॉलो करते थे, और उन्होंने इंटरनेशनलिज्म की भावना को इन्फ्लुएंस करा था कि मतलब हम सबको एक साथ आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। उन्होंने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए आवाज़ उठाई थी। और दूसरा था उनका पेट्रियोटिक अप्रोच। उन्होंने अपना जो टाइटल था वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद वापस कर दिया था, और उन्होंने ही नेशनल एंथम लिखा था। उन्होंने इंटरनेशनलिज्म की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि जो शांति निकेतन का मेन मोटिव है वो है पीस, ब्रदरहुड, हार्मनी अमंग ईच अदर एंड इन बिटवीन द नेशंस। तो अब हम बात करते हैं उनकी फिलॉसफी ऑन एजुकेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले उनका जो एम ऑफ एजुकेशन था वो था सेल्फ रियलाइजेशन। उन्होंने ये बोला था कि जो इंसान है उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए, और जब वो अपने आप को देख पाएगा अंदर से तभी वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर पाएगा। उन्होंने कहा था कि जो इंसान है उसको नेचर और यूनिवर्स को पूरा समझने की कोशिश करनी चाहिए थ्रू एजुकेशन। और इसी की वजह से जब मतलब अगर आप नेचर और यूनिवर्स से जुड़ पाओगे तभी आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। उन्होंने ये कहा था कि जो अपने जो रिलीजन है उनको आपको ज़्यादा जानना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपने रूट्स से कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट की बात करी थी। सबसे पहले उन्होंने बात करी थी इंटीग्रल डेवलपमेंट की। उन्होंने कहा था कि जो नॉलेज होती है वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में ही एक इंसान में फीलिंग ऑफ लव, केयर, अफेक्शन और दूसरों की जो नीड्स होती हैं एज अ ह्यूमन बींग वो समझने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। नॉलेज अबाउट नेचर, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मतलब सिर्फ हमारे पास नॉलेज है लेकिन हम किसी के लिए एम्पैथेटिक नहीं है तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पूरी इंटीग्रल डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको ह्यूमन बीइंग नॉट फ्रॉम द फिजिकल परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द इमोशनल परस्पेक्टिव भी होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट था फिजिकल डेवलपमेंट। उन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट में कहा कि जो इंटीग्रल डेवलपमेंट है उसी का पार्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। जो बॉडी है उसको नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा का पूरा टाइम देना चाहिए हमको, जो बच्चे होते हैं, ताकि उनको पूरा नरिशमेंट मिल सके। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना नेचर के साथ में बिताना चाहिए। बच्चों को हमको फ्री छोड़ देना चाहिए विद इंटीमेट कांटेक्ट विद नेचर। उन्होंने ये कहा था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो नेचर का पार्ट होने चाहिए। इसीलिए जब उन्होंने जो शांति निकेतन बनाया था उसमें कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं थी, सारा का सारा नेचर से रिलेटेड चीज़ें थी। और कोई भी उसमें लग्जरियस आइटम्स नहीं थी, सारी जो रिक्वायरमेंट की थी सिर्फ उतनी ही चीज़ें थी। इसके बाद उन्होंने बात करी थी मेंटल डेवलपमेंट के बारे में। उन्होंने जो बुकिश नॉलेज है उसको डिस्कार्ड करा था, और इन्होंने जो भी पॉइंट स्कूल की बेइज्जती के बारे में बताए, मतलब बेइज्जती इन द सेंस की जो भी स्कूल में नहीं होना चाहिए और हो रहा है वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि जब हम फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक स्कूल में पढ़ते हैं तो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि हम जिस जगह पे पढ़ रखे हैं उसी जगह की बेइज्जती मारें।
लेकिन थोड़ी सी बेइज्जती बनती है क्योंकि काफ़ी इरिटेटिंग होता है 12 साल किसी एक जगह पर बिताना और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता जब उससे। तो उन्होंने बुकिश नॉलेज को डिस्कार्ड करा था और उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है उसके पास पावर और नॉलेज खुद की होनी चाहिए और इंटेलेक्चुअल बच्चा तभी बनेगा, लॉजिकल तभी बनेगा जब बच्चा इंटरप्रेट कर पा रहा है और क्रिटिकली चीज़ों को समझ पा रहा है और एसिमिलेशन हो रहा है। पियाजे ने बता देना एसिमिलेशन क्या होता है। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन को स्कीमास के थ्रू अंदर लेते हो दिमाग में, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसके बाद उन्होंने बात करी थी पावर ऑफ इमेजिनेशन की। उन्होंने रोट मेमोराइजेशन को डिस्कार्ड करा था क्योंकि वैसे भी ये काफ़ी फुद्दू चीज़ है, लेकिन हमको स्कूल में इसी के लिए प्रेज करा जाता है, बट कोई बात नहीं। और उन्होंने ये कहा था कि नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए बच्चे को और हमको उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए नॉलेज बढ़ाने की, और ताकि बच्चा अपनी थिंकिंग को और डेवलप कर पाए। रोट मेमोराइजेशन से थिंकिंग डेवलप नहीं होती है, सिर्फ दिमाग फटता है। नेक्स्ट उन्होंने बात करी थी हार्मनी विद एनवायरनमेंट की। उन्होंने ये बोला था कि जो भी आप मटेरियल नेचर से ले रहे हो उसको आपको पता होना चाहिए कि उसको आपको कैसे कलेक्ट करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है और उसको उसकी प्रॉपर यूसेज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अंधाधुंध ले जा रहे हो नेचर से और कुछ दे नहीं रहे हो। अगर आपको उसको अपने लाइवलीहुड में शामिल करना और एक रिलेशनशिप बिठाना नेचर के साथ में, तो आपको उसको मतलब कदर करनी आनी चाहिए आपको। और वो तभी हो पाएगा जब आप इंटीमेट कांटेक्ट में आओगे नेचर के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता पाओगे नेचर के साथ में। इसके बाद उन्होंने बात करी थी अर्निंग लाइवलीहुड की और उन्होंने कहा था कि बच्चों को प्योर नॉलेज मिलना चाहिए और अवेयरनेस मिलना चाहिए। इसी की वजह से वो लाइवलीहुड अर्न कर पाएंगे। अगर वो रोट मेमोराइज करेंगे और बुकिश नॉलेज लेंगे तो उससे उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको वो आगे यूज़ कर सकें। उन्होंने यूटिलिटेरियन नॉलेज के बारे में कहा था। ये मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बता रखा है इसका मतलब क्या होता है, तो दोबारा नहीं बताऊँगी। और उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको किसी चीज़ का यूज़ पता है कैसे करना है तो आप उससे अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने स्कूल के बारे में क्या कहा था। ये मेरी पर्सनल फेवरेट बातें हैं। उन्होंने कहा था कि स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ डिस्कम्फर्ट, क्योंकि जो बच्चा है उसको सिर्फ आप फोर्स करते हो डिसिप्लिन में रहने के लिए, रूल्स में रहने के लिए और रेगुलेशंस में रहने के लिए, और उसमें बच्चा कुछ सीखता नहीं है, जिसमें मतलब वो सिर्फ बंधा रहता है। और जो करिकुलम है वो काफ़ी रिजिड है, मतलब कि वही कि अगर आपको मतलब आप लंगड़े भी हो लेकिन फिर भी आपको रेस में पार्ट लेना है तो आपको पार्ट लेना है। ये थोड़ा हार्श एग्जांपल हो गया पर मतलब तुम भावना समझो। और रूटीन काफ़ी डेड था। मतलब वही 7 पीरियड होते हैं हमारे, बीच में हमको 45 मिनट का लंच मिलता है, उसी में हमको सब खेलना कूलना करना होता है। कभी कभी हम खाना भी नहीं खा पाते, लेकिन फिर भी हम मैम को बोलते हैं मैम थोड़ा सा टाइम दे दो, तो मैम बोलती है बेटा इतना टाइम तो दिया था, कहाँ गया। और स्कूल्स में बस हमको मतलब जो बुक्स में लिखा हुआ है वहीं तक हम जो नॉलेज है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। उसके आगे अगर कोई बच्चा पूछता है तो उसको ज़्यादा भाव नहीं देता मोस्टली कोई भी स्कूल में। और नेचर से हमको ज़्यादा रिलेट करना सिखाते नहीं है स्कूल्स में। बस सिर्फ हमारा जो ईवीएस आता है पार्ट, वहीं पे थोड़ा बहुत जो हमारी बायोलॉजी आती है वहीं से नेचर के बारे में हमको पता चलता है, उससे ज़्यादा नहीं। और हिस्ट्री में जैसे हम जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में पिक्चर्स वगैरह होनी चाहिए, वीडियोस वगैरह दिखानी चाहिए, बट उसमें हमें सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स वगैरह दिखाए जाते हैं। और जो भी नेचुरल तरीके हम पढ़ सकते हैं, मतलब जो भी हमको एक्सप्लोर करके बच्चों की क्यूरियोसिटी को इंक्रीज़ करके इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ा सकते हैं, वो सारे के सारे स्कूल में बैनिस्ड हैं। स्कूल में सिर्फ जो आपको ब्लैक बोर्ड में लिखाया जा रहा है वही आपको अपनी कॉपी में टेपना है और उसे घर से रट्टा मार के याद करके आना है, और काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारे पड़ेंगे थप्पड़। तो ये सब थी जो स्कूल में गलत चीज़ें होती हैं वो। तो अब हम बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला था कि स्कूल कैसा होना चाहिए। उन्होंने उनका जो बेसिक आइडिया था वो था कि नेचुरल लर्निंग पे हमको फोकस करना चाहिए, जो हमारा नेचुरल वे है याद करने का। मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो हम उसके लिए क्यूरियस होते हैं, फिर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है। और इसीलिए उन्होंने स्कूल सेटअप करा था शांति निकेतन, जिसमें स्किल डेवलपमेंट उनका मेन फोकस था रूरल लेवल पे। और ये ईस्ट और वेस्ट के आइडिया से इन्फ्लुएंस था, इसीलिए ये मॉडर्न एजुकेशन को भी दर्शाता है, इसीलिए वो उससे इन्फ्लुएंस थे। और उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था रूरल रिफॉर्म, क्योंकि वो अपने देश में काम कर रहे थे। बट ऑफ कोर्स ये उनका सबसे बेसिक लाइफ एम था। रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से जो स्कूल्स थे वो जहाँ पे बच्चा हम मतलब काफ़ी अर्ली एज में पहुँच जाते हैं, वो काफ़ी डिप्रेसिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे को एक तरह से मशीन
बनाने पे फोर्स किया जाता है कि आपको यही पहन के आना है और आप ऐसे ही बैठोगे, आप हिलोगे नहीं, यही आपकी जगह है। और उन्होंने कहा कि जो स्कूल एक प्लेस ऑफ डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि हम उसमें जैसे पैरेट्स होते हैं केज के अंदर सीधे वैसे ही हैं, और जो हमारा वहाँ पे टाइम स्पेंड होता है वो पूरा का पूरा हमारा वेस्ट हो जाता है, और इसीलिए बच्चे काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं जब हम बड़ी क्लासेस में पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम एक तो हमारा बर्डन बढ़ जाता है और प्लस दूसरा हमको सारे के सारे यही बोल रहे होते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो, कॉलेज में तुम्हें कोई भी टिप आएगा नहीं और ऐसे लिखवाएगा नहीं, तो तुमको अब सब खुद करना आना चाहिए। और जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि जो उनका स्कूल था उसमें काफ़ी नेचुरल सेटिंग थी, और एंशंट तपोवन के आइडिया पे वो स्कूल बेस्ड था, और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी होती थी वहाँ पे, और ज़्यादा उन बच्चों को लव और नेचर के बारे में बताया जाता था। मैनुअल लेबर वहाँ पे ज़्यादा था, कुछ भी लग्जूरियस नहीं था। बच्चों की जो टीचर स्टूडेंट रेशियो थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, और जो बच्चों की हॉबीज़ थी उन्हीं को एज अ करियर वहाँ पे प्रमोट किया जाता था, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन था वो, मतलब जहाँ पे सारे बच्चे अपना काम खुद कर रहे हैं, और ड्राइंग, म्यूजिक और आर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट किया जाता था। तो मतलब इन नटशेल उनका स्कूल मतलब एक फॉरेस्ट टाइप एरिया में था, जहाँ पे आपके क्लासेस में पंखे वगैरह नहीं थे, लेकिन एक बड़ा सा एरिया था, मान लो एक बड़ा सा एरिया, और उसके ऊपर सिर्फ एक शेड है, और उसके अंडर में सारे के सारे बच्चे अलग अलग जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की। उन्होंने कहा था कि जो ट्रुथ है वो हमको वननेस की तरफ लेके आता है। अगर हम नेचर के साथ में कनेक्ट होते हैं तो हम अपने साथ भी कनेक्ट होंगे, और स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ह्यूमन लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम तभी आ पाएंगे अगर हम अपने आप को, मतलब ये सेल्फ रियलाइजेशन अगर हम कर पाते हैं, तो तभी हम ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व कर पाएंगे। टैगोर ने ये कहा था कि जो मैनकाइंड है वो एक इंटेलेक्चुअल स्पीसीज़ है, और इसीलिए जो हमारा तरीका है, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। और यहीं पे तुम देख लो, जो रूसो ने कहा था कि हमको आइसोलेशन में रहना चाहिए, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो टैगोर ने कहा था कि हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमको नेचर के साथ पे रहना चाहिए, और हर एक चीज़ से हम तभी कोरिलेशन बना पाएंगे अगर हम सिंपैथी और एम्पैथी हमारे अंदर दोनों है। सिंपैथी होता है कि अगर तुम फील ले रहे हो, और एम्पैथी होता है अगर तुम दूसरों के लिए फील कर रहे हो। और अगर तुम्हारे अंदर एम्पैथी और सिंपैथी दोनों हैं, तभी तुम्हारे अंदर वननेस आएगा, और तभी तुम स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पे एक इंटेलेक्चुअल सिटीजन बन पाओगे। और इसी चीज़ की पढ़ाई वो अपने आश्रम में कराते थे। टैगोर के हिसाब से जो बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड था वो कॉन्शियस माइंड से कहीं ज़्यादा एक्टिव होता है, उन्होंने ये कहा था। और उन्हीं के आश्रम में उन्होंने एक टीचर को हायर करा था जिनका नाम था सर सतीश चंद्र रॉय। और सर सतीश चंद्र रॉय 19 साल की उम्र में ही आश्रम में आ गए थे, और इनका एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए दिया है, और उनके जो आर्टिकल उसमें भी इसलिए दिया है, क्योंकि ये एक तरह से परफेक्ट टीचर का एग्जाम्पल है। और ये बच्चों को बुक से नहीं पढ़ाते थे, ये खुद से पढ़ाते थे, और अपने इंटरेस्ट के साथ बच्चों को पढ़ाते थे, और नेचुरल सेटिंग में बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया टैगोर के बारे में, उनकी फ़िलासफ़ीज़ और उनका एम ऑफ एजुकेशन वगैरह क्या था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टैगोर और रूसो के बीच में डिफरेंस की, कि और सिमिलैरिटीज़ की भी, कि उनकी सोच में क्या क्या डिफरेंस था एजुकेशन को लेके। तो जो टैगोर थे वो एक नेचुरलिस्ट थे, और रूसो एक एजुकेटर थे। और टैगोर रूसो से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और वो स्पिरिचुअलिटी, नेचर लवर और ब्रदरहुड और ये सब चीज़, पीस वगैरह, इमोशंस को लेके इन्फ्लुएंस होते थे। जबकि जो रूसो थे वो पॉवर्टी और सफरिंग से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। टैगोर ने इंटरनेशनलिज्म की बात कही थी, और जबकि रूसो ने बोला था कि हमको बच्चे को आइसोलेशन में रख देना चाहिए। टैगोर ने कहा था कि जो बच्चा है उसको नेचर और यूनिवर्स के कांटेक्ट में रखोगे तो बच्चा काफ़ी अच्छा सीखेगा, जबकि रूसो ने बोला कि बच्चे को सोसाइटी के कांटेक्ट में आना ही नहीं चाहिए। और टैगोर ने कहा कि जो बच्चा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लव और केयर की फीलिंग को इंकलकेट करना चाहिए बच्चों में। और जबकि जो रूसो ने कहा कि जो बच्चा है उसमें इमोशंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा अपने आप ही आइसोलेशन में रहेगा तो सब कुछ खुद ही सीख जाएगा, और इमोशंस बच्चे को सिर्फ कमज़ोर बनाएंगे। टैगोर ने ये कहा था कि जो एक बच्चा है उसको इंटरनेशनल सिटीज़न बनना चाहिए, ताकि हम ब्रदरहुड पूरा नेशंस में फैला सकें। जबकि रूसो ने कहा था कि जो बच्चा है उसको सबसे पहले इंसान बनना चाहिए, सिटीज़न नहीं। ये हो गए आपके डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं इन दोनों की जो थिंकिंग है उसकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में।
तो टैगोर और रूसो दोनों ही मॉडर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे, और दोनों ने ही ये कहा था कि जो अभी हमारे बेसिक स्कूल चल रहे हैं वो ढंग से नहीं काम कर रहे हैं और उनको सुधार की ज़रूरत है। और दोनों ने ही यही कहा कि लेट द चाइल्ड बी फ्री, दोनों को फ्री रहने दो। और जो टीचर है वो एक गाइड और फैसिलिटेटर जैसा होना चाहिए, ना कि एक डिक्टेटर जैसा। और जो एजुकेशन है, टैगोर ने एक नई एजुकेशन के बारे में बताया, मतलब जिसमें हम ड्राइंग, म्यूज़िक और आर्ट को इंक्लूड करेंगे, जबकि ऐसा पहले हो नहीं रहा था। और रूसो ने भी अपनी तरफ से नेगेटिव एजुकेशन के बारे में बताया था। टैगोर ने नो पनिशमेंट कहा था, रूसो ने भी नो पनिशमेंट कहा था, हालांकि उसने नेचुरल पनिशमेंट को इनडायरेक्टली बढ़ावा दे दिया था। लेकिन स्टिल उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि हमको बच्चों को पीटना चाहिए तभी उनको अकल आएगी। और दोनों ने ही लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात करी थी। तो ये था टैगोर और रूसो का डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जॉन डुई और रूसो। तो जॉन डू एक अमेरिकन फ़िलासफ़र थे और जो रूसो थे वो एक फ्रेंच फ़िलासफ़र थे। अच्छा, फ्रेंच, तो ये तो रूसो नहीं है, रूसो बन जाएंगे। हाँ जी। फिर जॉन डुई थे जो वो प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते थे, और जो रूसो थे वो नेचुरलिज्म को फॉलो करते थे। जॉन डुई का जो स्कूल था वो मिनिएचर सोसाइटी पे बेस्ड था। उन्होंने कहा था कि जो स्कूल है वो मिनिएचर सोसाइटी को दर्शाना चाहिए, क्योंकि बच्चा आगे जाके सोसाइटी में ही काम करेगा। जबकि रूसो ने कहा कि हमको सोसाइटी से बच्चे को दूर लेके रहना चाहिए, सोसाइटी बच्चे को ख़राब कर देती है। जॉन डुई ने कहा था कि जो साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो बच्चों में डेवलप होने चाहिए, जबकि रूसो ने दोनों को ही निगलेक्ट कर दिया था। जॉन डुई ने ये कहा था कि जो बच्चा है वो अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस जाता है, जबकि रूसो ने बोला था कि जो कॉन्शियसनेस है वही काफ़ी है बच्चे के लिए। जॉन डुई ने कहा था कि जो एजुकेशन है वो सोसाइटी से स्टार्ट होती है, जबकि रूसो ने कहा था कि हम अकेले में भी याद कर सकते हैं। जॉन डुई के हिसाब से जो टीचर है वो फैसिलिटेटर होना चाहिए, जबकि रूसो ने बोला था कि जो बच्चा है उसको अकेला छोड़ दो, टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। जॉन डुई ने वुमेन एजुकेशन पे भी फोकस करा हुआ था, जबकि रूसो ने उसको एकदम निगलेक्ट कर दिया था। जॉन डुई का जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी था और इंटरेस्ट था उस पर फोकस था, जबकि रूसो ने सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करा था। जॉन डुई ने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात करी थी कि हमको दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई बच्चों को करानी चाहिए, जबकि रूसो ने बोला था कि सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। जॉन डुई ने ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं दी थी, मतलब अपने इन चीज़ों को पुख्ता करने के लिए, जबकि जो रूसो था उसने स्टेज थ्योरी दी थी, जिसमें वो एमाइल था जो लड़का था उसके बारे में उन्होंने स्टेज थ्योरीज बता रखी थी। ये मैंने तुमको बता रखा अपनी वीडियो में, तो वीडियोज़ देख लेना। तो ये था जॉन डुई और रूसो के बीच में डिफरेंस। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ की। तो जो दोनों के दोनों थे उन्होंने ये कहा था कि जो लर्निंग थ्रू सेंसेस है उसको इम्पोर्टेंस दिया था, और लर्निंग बाय डूइंग को इम्पोर्टेंस दिया था, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस दिया था। और ओके, फॉर हेल्प आई हैव रिटन सिमिलैरिटीज़। और उन्होंने प्ले वे मेथड को एम्फेसाइज करा था, जिसमें बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, बच्चा एक्सप्लोर कर पाता है, ऑब्जर्व कर पाता है, और जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड हो ऐसी मेथड्स को इन दोनों के दोनों ने ही फोकस करा था। तो ये था इन दोनों का सिमिलैरिटीज़ ऑन एजुकेशन। अब हम बात करते हैं जॉन डुई वर्सेस टैगोर। तो इन दोनों का ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस ये कि जॉन डुई प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते थे और टैगोर नेचुरलिज्म को। इसके बाद में इनके सारे के सारे सिमिलैरिटीज़ ही हैं, इसलिए मैंने अलग कलर से लिखा है। जॉन डुई ने भी मदर टंग पे फोकस करा था, टैगोर ने भी। उन्होंने कहा था कि बच्चे को अपार्ट फ्रॉम मदर टंग एक और लैंग्वेज या लिटरेचर पढ़ने चाहिए बाकी, जिससे बच्चे का नॉलेज बढ़े, और जो सोसाइटी है वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि बच्चों को आगे जाके सोसाइटी में ही फंक्शन करना है। और यूनिवर्सल एजुकेशन की दोनों ने बात करी थी, दोनों इसके सपोर्ट में थे। तो भाई ये तुम्हारे सारे ख़त्म हो गए, चार जो आपके जॉन डुई, टैगोर, रूसो और चौथा कौन सा बचा, गांधी जी हैं। ये चारों आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और अगर आपको इन चारों में से किसी एक के बारे में नहीं पता चल रहा तो आप पहले की वीडियोस देख लो, मैंने इन चारों के बारे में वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आए तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। बाय।